आज पहले 30 क्वेश्चन का सेट करेंगे, 30 क्वेश्चंस का सेट, 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीडीपी पर, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 30 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन इसमें जो कल हम लोग जहाँ पे छोड़े थे, यानी कि अनुभव पे जाके रोके थे, व्यवहारिक, ठीक है। तो सवाल है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन लिखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। दे रहे हैं, ठीक है। स्मृति, स्मृति क्या होता है? जो मेरी याद में होता है, जिस चीज़ को हम पहले कभी याद किया हो या घर में देखा हो वो चीज़ पता है हमको। तो दूसरा चीज़ है सीखना, तीसरा चीज़ है प्रेरणा और चौथा चीज़ है चिंतन। तो क्या होना चाहिए? अनुभव द्वारा जो परिवर्तन आता है, जो याद है पहले से, उससे परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए पहले से कोई भी चीज़ आपको याद है, उससे परिवर्तन क्या आएगा? याद है तो है। या सीखने की बात अगर होगी तो ठीक है, मान लेंगे सीखने में परिवर्तन आएगा। एक मतलब पहले कुछ और सीखे हुए थे और अब कुछ नया अनुभव सीखने को मिला, ये चीज़। अब प्रेरणा क्या होता है? मान लीजिए आप जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हीरो हीरोइंस या एक्टर या सुपर हीरो की ज़्यादा ये चाहत होती है। जैसे कि वीर, रोबो बॉय बच्चा से देखता है छोटा मोटा, या बहुत ऐसे सीरियल्स को देखता है, कार्टून्स को देखता है, उससे कोई चीज़ सीखता है। जब बड़ा होता है तो वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, किशोरावस्था की बात करना है अगर हम, तो अपने हिसाब से एक फील्ड को चुन लेता है। तो यहाँ पे बदलाव आ जाता है। इसलिए इसमें क्या होगा? सीखना होगा। यानी जो हम सीखते हैं उसमें अनुभव के द्वारा हम परिवर्तन लाते हैं। जो भी सीखा है, मेरा जो अनुभव होगा उसके हिसाब से उसमें हम नयापन लाएंगे, कुछ नया परिवर्तन लाएंगे। ये चीज़ होता है, इसी को बोला जाता है कि अनुभव द्वारा ये परिवर्तन होता है। और ये अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों? अस्थायी ऑप्शन में आपको नहीं दिया, लेकिन अस्थायी होता है। मतलब एक बार जब अनुभव से कोई चीज़ सीख लेंगे तो अस्थायी है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है वो, ठीक है। कभी ख़त्म होने वाला नहीं। जो चीज़ एक बार आ गया तो वो आ गया। दूसरा सवाल लिखे, अस्थायी समझ में आता है ना? अस्थायी क्या हुआ? अस्थायी है जो चेंज नहीं होगा, जो चीज़ मालूम हो गई, परफेक्ट हो गई। मान के चलो कोई आदमी पंचुअलिटी के साथ मुस्लिम रिलीजन से है और नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है पाबंदी से, शुरू से उसको आदत हो गई है। वो कितना भी कुछ हो जाए वो ऑन टाइम उठेगा, उसको ध्यान में रहेगा कुछ मिसिंग हो रहा है। कोई अगर पूजा करती है, मान लीजिए लोग सुबह सुबह उठ के पूजा करती होंगी, है ना, तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली कुछ लगेगा कुछ कमी हो रही है जब तक पूजा नहीं कर लेंगे। तो एक आदत है और वो सीखने का हिस्सा भी है। आदत में और सीखने में क्या होता है? दोनों में बहुत घनिष्ठ लगाव है। हमारी चाहत जितनी ज़्यादा होती है उधर उतना ज़्यादा सीखते चले जाते हैं उसके बारे में। दूसरा सवाल लिखेंगे, एक परिस्थिति में, इसका आंसर क्या होगा? सीखना। सीखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना। दूसरा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। एक परिस्थिति में किसी अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में जो उपयोग किया जाएगा वो क्या कहलाता है? ये सवाल पहले लिखा चुके हैं, याद होगा। लेकिन ऑप्शन जो दिया था वो प्योर हिंदी में था। वो अभी भी ऑप्शन हिंदी में ही देंगे, लेकिन शब्द बदल गया है यहाँ पे। तो इसमें आपको देखना है, पहले हम दिए थे आपको, वो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा कि अगर एक चीज़ का ज्ञान आपको है, पहले से कोई फील्ड का काम कर रहे थे, किसी एक फील्ड में, किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ अनुभव हुआ। अब कोई दूसरे फील्ड में हम काम कर रहे हैं और वही अनुभव मेरा यहाँ पे काम आ रहा है, तो वहाँ से मान के चलो, सपोज एक बच्चा साइकिलिंग सीख लिया। साइकिलिंग सीखने का आंसर क्या आ गया होगा? अब बाइक सीखेगा तो बाइक भी उसको चलाने आ जाएगा। फ़र्क क्या है? जब साइकिलिंग करता था तो पैडल मारता था, हैंडल पे कंट्रोल करता था, सब अपना खुद से ही करता था, इंजन का कोई रोल उसमें नहीं था। अब बाइक चला रहा है तो क्या हुआ? अब पैडल नहीं मारना पड़ता है उसको, हो गया ना। लेकिन बैलेंस तो बनाएगा, हैंडल तो पकड़ेगा, तो फ़र्क हो गया। अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आ रहा है। कल के डेट में वो और ज़्यादा अपग्रेड करेगा अपने आप को। अब 2 व्हीलर छोड़ के 4 व्हीलर आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ? ऐसे हैंडल पकड़ रहा था, अब वो स्टीयरिंग पकड़ेगा। तो हैंडल पकड़ने में फ़र्क आ गया, अनुभव में चेंज हो गया। लेकिन बैलेंस बनाना पहले वाला ही था। जैसे बाइक में बैलेंस बनाता था अचानक ब्रेक लगा करके, स्पीड बढ़ाता था अचानक एक्सीलरेटर दे करके। लेकिन उसके पहले का अनुभव साइकिल में कुछ और था। वो बस उसमें एक्सीलरेटर नहीं था, उसमें पैडल मार के एक्सीलरेटर बढ़ाता था, जितना तेज़ करेगा जितना कम करेगा, है ना। लेकिन सबका जड़ क्या है? वही का वो अनुभव जो उसको साइकिल सीखने में आया था, बाद में बाइक में आया, बाद में कार में आ गया, और भी आगे को ऐसी चीज़ें सीखता चला जाएगा तो वो अनुभव उसका शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके आधार पर वो और परिपक्व हो जाएगा, होता है। इसका ऑप्शन है आपको सवाल दिए कि परिस्थिति, एक परिस्थिति में और अर्जित ज्ञान, जो उसने ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहा है।
तो ऐसा जब उपयोग कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा सीखने की विधियाँ, ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखने में पठार, ठीक है, और चौथा सीखने में रुचि। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, जितने भी यूट्यूब पे सुना होगा, जितने भी लोगों को सुना होगा, सब ये बात बोलते हैं कि अगर सवाल पॉजिटिव है तो जवाब भी पॉजिटिव ही होगा। ध्यान में है, अगर सवाल पॉजिटिव नहीं दिया गया है तो जवाब भी पॉजिटिव में नहीं होगा। मतलब कभी भी ऐसे जवाब को हम नहीं चुनेंगे जिस आंसर में ये कहा गया हो कि स्टूडेंट में पहाड़ लाद दो, उसको बहुत मारो, उसको बहुत पीटो, उसकी पढ़ाई छुड़ा दो। इस सब तरह का ऑप्शन नेगेटिव वाला कभी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन तो इसी तरह का है जिसको हम पकड़ सकते हैं। एक है सीखने में रुचि, तो ये रुचि वाली बात है, ये पॉजिटिव है। डी में जो बोले हैं, 80 में क्या बोले हैं? सीखने में पहाड़ पठार जो भी है, मतलब बहुत भारीपन हो। तो भारीपन को कभी नहीं कहा जाता है कि उसको लागू किया जाए, बच्चों को हल्का देते हैं। कोई चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है आज हमारी, कोशिश करते हैं बच्चों के हिसाब से जो चीज़ आसान हो वो फिट किया जाए, है ना, ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये था कि एक स्थिति में अगर कोई ज्ञान अर्जित किया है और उसको दूसरे स्थिति में वो शिफ्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्या होना चाहिए इसमें? सीखने की विधियाँ तो नहीं होगी, क्या होगा? सीखने की विधियाँ नहीं होगी, सीखने में स्थानांतरण। हाँ, दूसरा ये हम पहले आपको ये सवाल लिखा चुका है, लेकिन ऑप्शन सीखने में स्थानांतरण नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन था अधिगम स्थानांतरण। याद आया? पहले लिखा है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम का मतलब सीखना ही होता है, अधिगम और सीखना एक ही चीज़ है। तो अधिगम स्थानांतरण क्या हुआ? वही चीज़ है जो सीखने में स्थानांतरण, मतलब सीखा हुआ था वो स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, बस इतना ही फर्क हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। दो सवाल ये हो गया, ये सवाल पहले आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, और सीखने में भी अवस्था के हिसाब से अलग अलग होगा, हर मतलब एज लिमिट में। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल ले लेंगे इसमें कि अगर मान के चलिए कोई बच्चा कोई चीज़ सीखा है, किस अवस्था में सीखा होगा? शैशव में सीखा होगा, बाल्यावस्था में सीखा होगा, या फिर वो किशोर अवस्था में सीखा होगा। तो कोई सी भी अवस्था में सीखा होगा, उस सब अवस्था में सीखा गया चीज़ वो स्थानांतरित ही करेगा। ऐसा नहीं कि शैशव अवस्था में बच्चा जो सीखा है उसको आगे शिफ्ट नहीं करेगा, वो जो चीज़ सीख लिया है वो आगे शिफ्ट करेगा ही। ठीक है, और अगर सबसे अगर मान लीजिए हाँ किशोरावस्था में कुछ अलग सवाल मिलेगा आपको, जैसे तूफानों की अवस्था है, स्टैनली हॉल के हिसाब से पढ़ेंगे तो कहता है वो कि ये तूफानों की अवस्था है। यहाँ पे बच्चे का जो माइंड होता है बहुत आगे जाने के लिए तैयार रहता है, वो क्या करे क्या नहीं करे उस उम्मीद में लगा रहता है। उस क्रम में वो बहुत दिक्कतों का सामना भी करता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हर फेज में बच्चा कुछ सीखेगा और वो आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लास 10th में, क्लास 9th में स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा, बारंबारता पढ़ा होगा, सांख्यिकी पढ़ा होगा, याद है? उसमें क्या होता है, कई तरह का फिगर बनाने का मौका मिला होगा। आयत चित्र होता है। आयत चित्र किसको कहते हैं? आयत चित्र मतलब वो चित्र जो आयत की तरह का हो। सबको पता है, बहुत नीचे वाले क्लास में पढ़ लिया होगा, 3, 4, 5, 6 में बच्चा जानता है शेप के बारे में। तो आयत क्या होता है? चतुर्भुज होता है, नंबर 1। चारों कोण 90 डिग्री होता है, नंबर 2। और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। चारों नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर दोनों होती है। तो अगर ऐसा चित्र मैथमेटिक्स में बनाते हैं ग्राफ के अंदर, आयत चित्र कहलाता है। तोरण भी होता है जो सिर्फ लाइन दिखाते हैं, ऊपर जा रही है, डायरेक्ट ऊपर ऊपर और ऊपर सिरे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कई तरह की आकृतियाँ हम वहाँ बनाते हैं। इसलिए हमको समझना है कि सांख्यिकी में वो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को, आवृत्ति क्या होता है? कल या परसों जब भी क्लास उसमें बोले थे आवृत्ति के बारे में, कि जब एक ही किसी चीज़ को एक ही समय में दोहराया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जो आवृत्ति में पहले फोकस किया था, तो अब यहाँ पे हमको फोकस नहीं करना था, लेकिन चलिए हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। आवृत्ति क्या होता है?
कोई भी एक काम जितना टाइम में किया, उस एक काम को हर बार उतना ही टाइम में करना है, तो ये आवृत्ति होगा। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हमको यहाँ से नीम चौक जाना है, पाँव पैदल ही जाना है या आपको जाना है, तो हो सकता है आप थके हुए हैं अगर तो ज़्यादा टाइम लग जाए। आप थके हुए नहीं हैं, पूरा एकदम एनर्जेटिक है और पूरे अच्छे मूड में, तो तुरंत पहुँच जाएगी जल्दी में, हो सकता है ना। लेकिन आपको ऐसा हो सकता है थके होने की वजह से या नहीं थके होने की वजह से ज़्यादा टाइम या कम टाइम लग सकता है। लेकिन कोई एक मशीनरी होगा, जैसे ये पंखा है, उसकी पंखी घूमेगी, उसकी एक स्पीड होगी, तो बराबर टाइम में वो अपना आप कंट्रोल करेगा। झूला है, टू एंड फ्रो घूमेगा, आगे पीछे फिक्स है, वो एक बराबर टाइम में आगे पीछे घूमेगा। ठीक है ना। या फिर अगर ऐसे मूव कर रहा है तो बराबर टाइम में वो आपस में घूमेगा। ज़मीन है, चक्कर काट रही है सूरज के चारों तरफ, तो ऐसे नहीं कि 25 घंटे में घूम लेती है, कल 24 घंटे घूमती है, फिर कभी और कभी 26 घंटे में घूमेगी, ऐसा नहीं है। हमेशा उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग है वो फिक्स है, हमेशा वो 24 घंटे में ही घूमेगी। ठीक है। इसी तरीके से ज़मीन घूम रही है सूरज के चारों तरफ, तो उसका मूवमेंट फिक्स है। चांद घूम रहा है ज़मीन के चारों तरफ, उसका मूवमेंट फिक्स है। सूरज भी किसी अन्य दूसरे बड़े तारे के आगे पीछे घूम रहा है, तो सबका टाइमिंग फिक्स है, रोटेशन फिक्स है। मंगल ग्रह हो, ये सब ग्रह, तो उसका जो रोटेशन है फिक्स है, एक बराबर टाइम में। ये आवृत्ति कहलाता है कि जब एक बराबर समय में कोई एक मोशन बार बार दोहरा रहा है तो वो आवृत्ति कहलाता है। ठीक है। और आगे कोई शब्द जोड़ के कुछ और जगह हम उसको ले जाएंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आवृत्ति यही होता है। तो सवाल में बोले आपको कि सांख्यिकी में वो रेखा चित्र होगा, ठीक है, जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा, स्तंभ क्या हुआ, सीधा ऐसे खड़ा करके दिखाना है डायरेक्ट इस पेज में। ठीक है। तो आयत चित्र इसलिए बोले, ये हो गया आपका आयत। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, चारों 90 डिग्री है। और ये पैरेलल भी है, समांतर भी है, बराबर भी है। और ये वाला पैरेलल भी है, बराबर भी है, समांतर भी है। आयत चित्र जो बनाते हैं तो देखा होगा ऐसा फिगर होता है, इसमें हम ऐसा दिखाते हैं। तो ये जो बन गया ये क्या है, ये आयत चित्र। इस तरह से जो ग्राफ बनाते हैं बहुत सारा, 4-5, कुछ यहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ तक आएगा, इस तरीके से मिला देंगे, है ना। इस तरीके से ये क्या कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है। तो सवाल बोल रहा है कि सांख्यिकी में वो रेखा चित्र, ये रेखा ही है, रेखा से खींचा गया चित्र है, रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिएगा, स्तंभाकृति, स्तंभाकृति। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है स्तंभाकृति हो गया। ऑप्शन बी आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज। ऑप्शन सी है संचयी आवृत्ति, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति। और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। 4 ऑप्शन हुआ। अब बताइए इसमें से क्या होना चाहिए। ये 9th और 10th में आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, सांख्यिकी। अब सवाल से मिलाइए इसको, क्या क्या बोला है। सांख्यिकी में वो रेखा चित्र, आगे क्या बोल रहा है, जिसमें आवृत्तियों को, आवृत्ति शब्द आ रहा है, ठीक है, आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा, स्तंभ तो चलिए आयत हो गया, है ना, स्तंभ के लिए आयत हम यूज कर रहे हैं, वो हो गया आयत चित्र हो गया। तो स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो स्तंभों के द्वारा जो हम उसको प्रदर्शित करेंगे, और किस चीज़ को, आवृत्ति को, कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है, ये अंतर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्तंभाकृति। स्तंभ हो गया और आकृति भी है। स्तंभाकृति में 2 शब्द है, एक स्तंभ एक आकृति। तो स्तंभ जैसी आकृति इसका अर्थ हुआ। चौथा सवाल लिखेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। लिख लिया सवाल। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन जो लिखा है,
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो पहला प्रौढ़ावस्था तो खैर कभी नहीं होगा, ये तो क्लियर ही है। लेकिन एज हम लिख लेंगे सबके बारे में अलग से। सवाल में तो एक ही टिक मारना है, वो अलग बात है, लेकिन साइड साइड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है? शैशवावस्था 0 से 2 का रहेगा, 0 से 6 वर्ष, ठीक है। 0 से 6 वर्ष होगा। उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। नहीं देंगे तू हर घड़ी बना बोले नहीं कि रोना नहीं है, मार्कर देने का मतलब कौन बनाएगा। उसके बाद क्या हो गया? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। 6 वर्ष, 12 वर्ष, उसके बाद 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और सबसे प्रौढ़ावस्था जो 18 से लेकर के आखिरी पड़ाव होता है 60 साल तक का माना गया, किशोरावस्था। चूंकि किशोरावस्था क्या होता है, इसको कहते हैं तूफानों की अवस्था। कौन बोलता है ये? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल का ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु यानी बच्चा, उसका अधिकांश व्यवहार, ज्यादातर जो व्यवहार वो करता है, जो हमको दिखता है, वो आधारित होता है किस पर? ए, मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्ति पर। बी, नैतिकता पर। सी, वास्तविकता पर। डी, ध्यान देने पर। क्या लगता है? शिशु कौन हुआ? बच्चा। उसका जो व्यवहार है किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर होगा, नैतिकता पर होगा, वास्तविकता पर होगा, या ध्यान देने पर होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें अलग अलग जो चीज़ है ये सब, है ना। तो मूल प्रवृत्ति पर होता है, याद रखिए। किस पे होता है? मूल प्रवृत्ति पर होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या है? जो उसके अंदर पहले से चल रही है। ये नहीं कि आपको देख के कुछ बनावट आया है, उसके अंदर मन में चल रहा है, पहले से जो सोचा वही करेगा। छठा क्वेश्चन लिखेंगे, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। इनसाइट थ्योरी कहलाता है अंग्रेजी में ये। तो इसमें ऑप्शन है कुत्तों पर, ठीक है। अंत दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्तों पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, और ऑप्शन डी चूहों पर। किस पर किया था बताइए? कल भी हम डिस्कस किए हैं। चिंपैंजी ऑप्शन है इसमें, वनमानुष। आप एक बात याद रखिएगा, सब कुछ आपका डिपेंड करता है ऑप्शन पर। एक सवाल रिपीट किए हैं जो इसके पहले हम लिखाए थे, परसों में लिखाए थे, अधिगम स्थानांतरण। वही सवाल आज लिखा है, अधिगम स्थानांतरण ऑप्शन में नहीं है। बोलिए ना पूरा क्वेश्चन। इसीलिए इनसाइट थ्योरी जो है उसमें सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी वनमानुष, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चूहा। तो क्या होगा? वनमानुष होगा। अगर वनमानुष का ऑप्शन नहीं होता, चिंपैंजी होता, तो क्या करेंगे? चिंपैंजी। अगर मान लो ना वनमानुष होता ना चिंपैंजी होता, तब बंदर दे देते तो वनमानुष को उसी प्रजाति से जोड़ के देखा जाता है, बंदर की प्रजाति से जोड़ के देखा जाता है। तो वहाँ पे हम बंदर ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इसको गेस्टाल्टवादी थ्योरी कहा जाता है। ऐसे गेस्टाल्टवादी थ्योरी कहा जाता है। जब हम उसको अलग से पढ़ाएंगे तो गेस्टाल्टवाद किसको कहते हैं वो बताएंगे, जिसको 1912 में बताया गया था गेस्टाल्टवाद के बारे में, ठीक है। वर्दीमन ने बताया था। किसने बताया था? वर्दीमन ने। कब बताया था? 1912 में बताया था। तो उसके बारे में कोहलर ने किसके बारे में बताया कि वनमानुष पर अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे, सवाल में ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी शामिल होंगे। डैश खाली जगह हुआ, डैश में भी उच्च होंगे लिखिए। मतलब जो जिसकी बुद्धि ज़्यादा है वो, जो अभी हम लिखा रहे, मतलब हर चीज़ में ज़्यादा होगा ज़रूरी नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी आगे होंगे। किस चीज़ में? ऑप्शन देना है आपको, पता करना है किस चीज़ में। ऑप्शन है सृजनशीलता, ऑप्शन है सृजनशीलता लिखिए। ऑप्शन बी अध्ययन,
ऑप्शन सी विश्लेषण और ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। क्या हो गया? सृजनशीलता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बुद्धि में अच्छा है, अच्छी बुद्धि उसकी पाई जाती है, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाले अच्छी बुद्धि लब्धि उसकी, ठीक है ना, तो वो हर चीज़ में अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं। सृजनशीलता में या अध्ययन में या विश्लेषण में या अच्छे काम करने में, किस में होगा? अध्ययन के लिए ज़रूरी नहीं, अध्ययन तो अलग चीज़ है ना। आप काम के हिसाब से देखें तो विश्लेषण किसी चीज़ को बताना होता है, अच्छा अंक प्राप्त करना डिपेंड करता है कितना याद कर सकता है, कितना प्रैक्टिस कर सकता है। तो अलग कौन है? सृजनशीलता। अगला सवाल लिखेंगे, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी आकार। क्या होगा? ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपका बड़ा साइज का होना ज़रूरी है। छोटा बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं करता है क्या? बड़ा बच्चा कर लेगा, हाथी कर लेगा और जानवर नहीं करेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन होगा क्या? रुचि होगा। रुचि आपकी है, इंटरेस्ट आपका है, तो काम करने में आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान कब देंगे? जब रुचि होगा। रुचि है ही नहीं, मान के चले आप यहाँ बैठे, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप ध्यान दे सकते हैं? यहाँ पर नहीं होगा। घर में कुछ हो गया, ध्यान उधर ही है, तो मेरा ध्यान उधर रहेगा, तो पूरा फोकस यहाँ कर नहीं सकते हैं। अगर बिल्कुल फ्री है तो हम वो काम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में किस विधि का उपयोग, निम्न में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति को मापने के लिए, याद रखिए, किया जाता है नहीं किया जाता में अंतर है, ठीक उलट आंसर हो जाता है उसमें। तो निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को यानी याददाश्त को मापने के लिए? आप जब भी टेस्ट दीजिएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, जितना भी दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना, सब पढ़ के जाइए। उसके बाद आपके जो मन में होगा, जो माइंड में सेट होगा, वही लिख के आएंगे। उस वक्त को अचानक से नहीं चीज़ आ जाएगा कि हम उसको करके चलाएंगे सॉल्व। तो जो भी है वो आपकी स्मृति में होगा, वही काम करेगा आपका। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? किया जाता है नहीं बोला, नहीं किया जाता। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्रत्यान विधि, प्रत्यान विधि। ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी पहचान विधि, ऑप्शन नहीं लिख रहे हो, ऑप्शन सी पहचान विधि, ऑप्शन डी पुनः सीखना विधि। क्या होता है? तार्किक विधि का तो इस्तेमाल करते हैं, तर्क लगाते हैं, तभी ना कोई चीज़ समझ पाते हैं। पहचान विधि, कोई चीज़ पहचानते हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे जानने के लिए या नहीं करेंगे। पुनः सीखना विधि, पुनः सीखना मतलब कुछ काम किए हुए, कुछ सीखे हुए और फिर दोबारा उसको करते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ मालूम हो जाती है सीखने के क्रम में, और कोई नयापन आ जाता है। आपका पहले का अध्ययन कुछ और रहा होगा, करते करते एक नया अनुभव आ गया, उसमें नई चीज़ सीखने को मिली। तो पुनः सीखना विधि जो होता है, काम करने से जुड़ा हुआ है, काम करना तर्क से जुड़ा हुआ है, तर्क पहचान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रत्यान विधि, इसमें क्या होगा? तार्किक विधि का उपयोग आदमी, इसमें आंसर आपका होगा तार्किक विधि। तर्क क्या मतलब? तर्क होता है रीज़न लगाना, और स्मृति होता है जो पहले से है। मान के चलिए, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, लगेगा फिर कैसे सही है नहीं है। मान के चलो आपको याद होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन। सबको याद होगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल। ये दो मात्रक हो गया, ठीक है ना। दो मात्रक आपको याद है, मान लीजिए, और भी बहुत कुछ याद होगा, ये दो याद है। सवाल इससे पूछा तो रट्टा हुआ होगा तभी लिख सकते हैं। अब सोचेंगे अच्छा कौन जीनियस था, कौन खोज सकता है ऐसा? जीनियस तो आइंस्टाइन भी था, जीनियस तो न्यूटन भी था, जीनियस तो पास्कल भी था, जीनियस तो आर्किमिडीज भी था। तो जीनियस के हिसाब से सोचें तो गड़बड़ा जाएगा, तर्क नहीं लगाएंगे। सवाल में बोल दिए स्मृति के आधार पर, तो जो याद है, तो याद था कि न्यूटन ने खोजा है, तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में, उसके आदर में उसका नाम न्यूटन रखा गया कि बल कैसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है।
तो याद से जुड़ा हुआ, उसमें तर्क नहीं लगाना हमको, जो याद है वही लिखेंगे हम। अब तर्क लगा के सोचेंगे इसका नाम क्या होना चाहिए। नाम तो जो है ऊपर वाले ने रखा है, पहले आपके एंसेस्टर ने रखा है, मम्मी पापा ने। आपको लगता है कि भाई इसका नाम, पुराने ज़माने में बहुत ऐसे नाम रखे जाते थे। कई ऐसा बच्चा है मेरे बगल में है यहाँ पे मिलान चौक पे, वो उसके कई बच्चे मर गए, तो किसी ने उसको बताया, जानते हैं अभी जवान है बेचारा, पचकौड़ी नाम है उसका, तो बोला कि इसको बेच देने के लिए तो इसकी जान बच जाएगी। तो उसको बेच दिया, कितना में बेचने वाला, ऐसा नहीं कि बेच दिया मार्केट में, 5 कौड़ी में किसी को दे दिया। अब फिर वो 5 कौड़ी में लेके दोबारा से ले लिया। अब उसका मानना है कि वो बच्चा बच गया। ऐसा बहुत ज़्यादा, ये सब मिथ सब है ये सब। हालांकि साइंस नहीं मानती इन चीज़ों को। कोर्स 6 मिथ के बारे में पढ़ाएगा, बीएड में देखिएगा। तो अब उसको क्या है, मिथ ही बोलेंगे हम, लेकिन लोग मानता है। कुछ का नाम, कुछ को क्या है कि बच्चों को चूल्हा में डाल दिया बच्चा बच जाएगा, तो चूल्हा में डाल दिया। अब चूल्हा से बची जान तो उसका नाम चूल्हा रख दिया। कुछ बच्चे का नाम है इसको झोटी हो जाएगी तो ये बच्ची बच जाएगी, तो उसको बचपन में कुछ क्या छोटी छोटी रख दिया, उसका नाम पर झोटी पड़ गया। ये सब चीज़ का साइंटिफिक आधार नहीं था, मगर ये सब चीज़ परंपरा में रही, परंपरा से हट के नहीं है, परंपरा का हिस्सा है। ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है वो है। ठीक है, तो इसीलिए बोले इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तार्किक विधि। अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसका, तार्किक विधि में ऐसा होता है। ठीक है ना। उसका अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टैट। क्या बोले, प्रासंगिक। प्रासंगिक क्या होता है, किसी से जुड़ा हुआ, संबंधित। प्रसंग में प्रसंग शब्द होता है, मतलब किसी एक आदमी से दूसरे को हम जोड़ दिया। ठीक है, वो चीज़। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुछ गड़बड़ किया है और उसका बेटा घर में साथ में रहता है, बीवी साथ में रहती है, तो लोग क्या, ऐसा थोड़ी ना इसको पता नहीं होगा, इसको भी पता रहा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो बताया नहीं हो, बीवी को पता ही नहीं हो, बच्चे को पता ही नहीं हो, लेकिन लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी ना कि घर में हुआ इसको पता नहीं है। अगर ये सामान घर में ला के रखा था तो बीवी जानती ही होगी, बेटा जानता ही होगा। वो आपका तर्क होगा, हो भी सकता है जानता हो, नहीं भी हो सकता है जानता हो, लेकिन लोग उसको जोड़ देगा। प्रसंग यही कहलाता है कि आपका है तो आपसे जुड़ा हुआ लोग भी इसको जाने, प्रसंग होता है। तो प्रासंगिकता, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ब्रैकेट में लिखेंगे टैट, TAT, टैट। ठीक है, का विकास खाली स्थान के द्वारा किया गया था, खाली स्थान दीजिएगा, डैश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए होगा इसमें साइमंड, ऑप्शन बी होल्ट्जमैन, ऑप्शन सी मरे, नाम है ये। ठीक है, और ऑप्शन डी बैलक। ठीक है, सवाल क्या था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है ना, सी। ठीक है, हालांकि और भी लोग हैं, उन्होंने दिया था, जैसे कैट, CAT कैट, ये मेथड है, इसके बारे में किसने बताया, बैलक ने। इसके TAT जो विधि है उसके बारे में, IBT विधि है उसके बारे में, ठीक है, किसने बताया। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा क्यों होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम लोग जीते हैं, पता है ना। तो बोल रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। एक ऐसा जिसमें सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे, सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ नहीं। हमको देखना है बच्चा क्या पढ़ सकता है, बच्चे के समझ में क्या आएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चौथा डी ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत,
निरंतर करना, रुकना नहीं है, कहीं कंटिन्यूअस बना रहेगा। ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी समन्वय का सिद्धांत, समन्वय बराबरी करना, कोई चीज़ कमी है उसको पूरा करना, भरपाई करना, है ना, वो चीज़ जानना। और व्यक्तिकता का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत कौन होगा? अब सोच के देखो, इसमें वृद्धि और विकास निरंतर होता नहीं, वृद्धि हमारी निरंतर नहीं होती है, होती है निरंतर, वृद्धि तो हमेशा होती रहती है, और विकास वो भी निरंतर रहता है, अनवरत प्रक्रिया, कभी नहीं सतत प्रक्रिया। वो पढ़ाई होगा, अलग सवाल पूछता है, सतत प्रक्रिया है, तो वो तो निरंतर का सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। ये क्या बोल रहा है? संबंधित नहीं है, तो जो है वो नहीं होना चाहिए। आ जाता है इसका अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है इसमें? समन्वय का सिद्धांत। हम लोग जब भी देखते हैं कोई कमी है तो उसको दूर नहीं करते हैं। आपको लगता है गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा ठीक है, लेकिन कूलर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या कीजिए, पैसा भी आपके पास है, कूलर ले आएंगे। अगर और ज़्यादा पैसा है तो एसी लगा देंगे, नहीं होगा? क्यों करेंगे? क्या है कि आपको जो गर्मी लग रही है, आपके शारीरिक जो गर्मी आपको एहसास हो रहा है, पंखा उसका भरपाई करने में सक्षम नहीं है, कूलर भी सक्षम नहीं है, तो एसी लगा। आपके एसी भी सक्षम नहीं है तो आदमी चला जाए, अल्लाह भर क्या करेंगे, इसका उपाय नहीं है। तो एक हद तक हम समन्वय करेंगे, अपने आप को मेंटेन करें, तो समन्वय का सिद्धांत तो जुड़ा हुआ है। अगर हमको विकास और वृद्धि का संदर्भ क्या है? पैसा आपको तो नहीं लीजिएगा, नहीं है तो कहाँ से लेंगे? होगा तो ले लेंगे, तो होगा तो लिया ना, समन्वय का सिद्धांत हुआ। आगे क्या है? व्यक्तिकता का सिद्धांत। हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, ऐसा नहीं कि हम ही सोच रहे हैं कि भाई हमको कूलर होना चाहिए, हमको एसी होना चाहिए, अगुंचा नहीं सोचे। आपको अगर शरीर आपको पूरा साथ दे रहा, पसीना नहीं गिर रहा, पूरा एसी में बैठे हुए, तो लिखने में ज़्यादा आराम होगा, दिमाग ज़्यादा काम करेगा, या एकदम गर्मी से पसीना चुहा रहा है, कहीं ऐसे पसीना पहुँच रहा है, ऐसे पसीना पहुँच रहा है, फिर लिख भी रहे हैं, ध्यान कहाँ पे सेट रहेगा पूरी तरह से? एसी वाले में कंफर्ट कोई मतलब है नहीं, आराम से लिखो पढ़ो समझो। तो कहीं ना कहीं शारीरिक आराम से मेंटल आराम जो होता है, मानसिक आराम होता है, वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या होगा? वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का, ऑप्शन बी, उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत जो होता है वो आपके विकास और वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर, सीखने के कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान, पाठ प्रस्तावना, जैसे कोई भी चैप्टर जो शुरू होता है तो उसके बारे में कुछ बोला जाता है ना, क्या है। अब हम सीडीपी पढ़ाएंगे तो बताएंगे सीडीपी है क्या, सीधे सीडीपी के क्वेश्चन में आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। सीडीपी क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने नंबर का आएगा, ये बताएंगे। तो ये जो हुआ उसके बारे में बताया, कुछ सवाल नहीं बताया। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि सीडीपी कितने नंबर का आएगा, वो आप पहले जान लीजिए सीडीपी 30 नंबर का आएगा, है ना। एग्जाम में नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि सीडीपी कितने नंबर का है, तो बच्चा भी सीखने के बता रहा है 30 नंबर का, वो पूछेगा नहीं। लेकिन ये प्रस्तावना आपको जानना पड़ेगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो कितना लंबा है, वो क्या है। अब जैसे बीएड है तो 2 साल का है, तो आप क्लास में पढ़ने जाए तो क्या है, बीएड 2 साल का है, बीएड 2 साल का है, उसको पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, उसको मालूम है 2 साल का है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, वो प्रस्तावना है कोई भी कोर्स के बारे में। तो बोल रहा है वो प्रस्तावना हुआ, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी सादृश्यता का नियम। पास करना नहीं पास करना अलग चीज़ है, लेकिन जानेगा तो कि इसके बाद हमको क्या करना होगा, तभी ना उसके हिसाब से अपने आप को शुरू से ढाल के चलेगा, उस हिसाब से तैयारी करेगा। तो इसमें क्या होता है, बी हो गया सादृश्यता का नियम, सी हो गया तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और डी हो गया साहचर्य नियम। 4 नियम है दिया गया इसमें। अब पूछ क्या रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पे आधारित है। अब आप सोचिए इसमें कौन कैसे है। प्रभाव क्या होता है, प्रभाव होता है कि मतलब कोई काम किया तो वो अच्छा हो गया आगे करेंगे हम, खराब हो गया तो हम नहीं करेंगे, तो काम करने के बाद थोड़ा सोचेंगे, तो वो नहीं है। सादृश्यता का नियम
कैसा है, अच्छा है इसका दृश्य, किसी और काम से तुलना नहीं करेंगे हम, अलग जो काम कर रहे हैं उससे जोड़ेंगे हम। ठीक है, तत्परता का नियम होगा ये। सी, आदमी तत्पर रहेगा, उसको वो काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई भले किसी भी क्लास में एडमिशन हुआ, डीएलएड में हुआ, बीएड में हुआ, वो तत्पर तो रहेगा ही, उसको आगे कहीं ना कहीं सीटेट क्वालिफाई करना है। अभी जो ये सोच रहा है, जो एडमिशन लेगा, अभी आपको बोले या हमको बोले नहीं बोले, लेकिन उसके माइंड में चल रहा होगा कि बीएड भी करना होगा, सीटेट भी पास करना होगा, बीपीएससी भी निकालना होगा। अभी उसका माइंड चल रहा होगा। अगर वो पहले बीपीएससी से डर रहा है तो एडमिशन लेगा, वो नहीं लेगा, वो सोचेगा करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है, आने वाले समय में हो सकता है कह दिया जाए कि बीपीएससी नहीं होना है, ये भी हो सकता है, लेकिन सरकार करेगी ना। आम एक इंसान को तो नहीं पता है, वो तो नहीं जान रहा है, तो माइंड सेट करेगा कि अब ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। क्या करेगा? क्योंकि उसको इतना ही पता है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, अभी तक जो सुना है। तो जो भी हम सेट करेंगे माइंड में, वो जो देखेंगे उसके हिसाब से करेंगे, जो स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से करेंगे। अगला सवाल लिखेंगे हम, ये लिख लिया ना, इसका आंसर क्या लिखा है? तत्परता का नियम। अगला सवाल लिखिएगा, संपर्तन निर्माण का प्रथम सोपान है। संपर्तय निर्माण का पहला सोपान है संपर्तय। लिख दे। संपर्तय, ठीक है। तो संपर्तय जो होता है, इसके बारे में बोला जा रहा है, ये क्या है? निर्माण का पहला सोपान है। इसका सोपान क्या होता है? सोपान क्या होगा उसके बारे में जानना, उसको कैसे करना है उसके बारे में जानना, वो अच्छा कैसे होगा उसके बारे में जानना, क्यों गड़बड़ा गया उसके बारे में जानना, मतलब वो काम आपके हर हाल में होना चाहिए, वो चीज़ सोच के चलता है। तो संपर्तय के बारे में बोला जा रहा है अगर कि संपर्तय निर्माण जो होगा उसके बारे में। ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी पृथक्करण। सामान्यीकरण क्या होता है कि सामान्य स्थिति से जोड़ेंगे कि भाई ज़रूरी है आज जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारी स्थिति में और जो लोग हैं या जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो चीज़ जो लोग कर चुके हैं, आप टीचर बनिएगा। और जो टीचर ऑलरेडी है उसकी स्थिति क्या है? आपको लगेगा टीचर को खाने को पैसे नहीं है, तो आप सोचिएगा हमको टीचर बनना चाहिए। आपको लगेगा कि जितना भी टीचर है परेशान है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सब रोते रहता है हर दिन, तो कहेगा हम टीचर बन जाएंगे, ना बेकार है, टीचर नहीं बनेंगे। और आपको लगेगा टीचर बहुत अच्छी रॉयल्टी है, बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पहचान है, बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, कि टीचर बनना चाहिए। अगर आपसे ऑप्शन दे दिया जाए कि आप टीचर बनना चाहती हैं या एमएलए, भगवान आपकी विश पूरा करे, बोलिएगा, तो क्या एमएलए बन जाएंगे? क्या इतना पैसा बनाने की क्या जरूरत टीचर बनने का? 5 साल सब कुछ हो जाएगा। कहेगा इसमें पूरी ज़िंदगी, तभी सब कुछ नहीं होगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से सोचेंगे। तो सामान्यीकरण, विभेदीकरण, अंतर स्पष्ट करते हुए दो चीज़ों में अंतर करेंगे, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसमें इतना इनकम, उसमें इतना इनकम। तो विभेदीकरण वहाँ पे नहीं आता। विभेदीकरण क्या होता है? जो काम हम कर रहे हैं वहाँ पे काम आएगा। मान लीजिए आपके राजू जी हैं, अभी वो जहाँ पर है, वहीं पर डॉक्टर साजिद है, वो जहाँ पर है, तो उनको लगेगा कि मेरी कितनी इनकम है और साजिद साहब की कितनी इनकम है। दोनों एक ही जगह बैठते हैं, दोनों बराबर टाइम देते हैं, जितना टाइम वो रहते हैं उतना टाइम वो भी रहते हैं। तो और भी बहुत लोग हैं एक ही जगह पे सेम टाइम में, सबका इनकम वाला बना हुआ है, तो उनको लगेगा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि मेरी इनकम उतनी हो जाए। तो साजिद साहब भी देखते होंगे जितना देर हम बैठते हैं, कोई दूसरा डॉक्टर इतना देर बैठता है, वो कितना कमा रहा है, उनको लगेगा इतना हमको जो हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं, वो हर फील्ड वाला आदमी अपने बराबर वाले को देखता है, इतनी मेहनत तो हम क्या, हमको ये मिला। यही चीज़ टीचर लोग भी देखा, जो बोला था समान वेतन समान काम, वहाँ विभेदीकरण किया तो उसको लगा था विभेद किया जा रहा है। वो भी टीचर पहले से है, उसको इतना मिल रहा है, हम भी टीचर अब है, हमको इतना ही क्या मिल रहा है। तो हल्ला किया कि नहीं, समान वेतन समान काम, क्या है कि हम उतना ही काम करते हैं जितना वो काम करता है। चलिए वो अलग बात है, सही है गलत है सरकार तय करे, जॉब जिसको मिले वो जाने, जिसको नहीं मिले वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। लेकिन विभेदीकरण का मतलब होता है विभेद करना, कि आप हमसे अंतर स्पष्ट कर रहे हैं इस तरह से। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जो सामने दिख रहा है, उसमें दोनों हो जाएगा। विभेद करना भी देख रहे हैं हम, समझेंगे। सामान्यीकरण, सामान्य लोग कैसे चल रहे वो भी हम देख रहे हैं, आपको आइडिया लगाना है क्या है, ठीक है। और पृथक्करण क्या होता है? एकदम अलग थलग हो जाना है, दूर जो जहाँ जा रहा जाने दो, हमको क्या मतलब है, तो इसका तो कोई लेना देना, एकदम निगेटिव हो गया। तो चौथा को हटाइए दिए। पृथक्करण से क्या करना है? आप सोचेगा दुनिया जहाँ जा रही जाने दो, हम ठीक है। नीतीश जो कर रहा है करने दो, हम ठीक है। मोदी जो कर रहा है करने दो, हम ठीक है।
जब सब में ठीक है तो हम क्या सोचेंगे, सोच भी नहीं करेंगे। तो पृथ्वीकरण को हटा दीजिए, 3 ठो बचा। उसमें क्या लगता है, तीसरा वाला ऑप्शन जो दोनों को देखता है, विभेद करके सामान्यीकरण करके सोचता है कि हम अपनी स्थिति को कैसे इंप्रूव कर लेंगे, वो चीज़ सोचता है। तो क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हो गया ना, 14। समझ में चीज क्या है, चारों पॉइंट को डिस्कस किया। 15वां क्वेश्चन लिखेगा, परीक्षणात्मक अधिगम। परीक्षण वर्ड जो होता है, परीक्षण, कोई चीज को देख के कोई चीज दिमाग लगाना, परीक्षणात्मक। परीक्षणात्मक अधिगम। अधिगम क्या होता है, सीखना, सीखना, संपर्क। कोई चीज को देख करके, सीख करके उसके बारे में अपना दिमाग लगाना, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, बुरा रहेगा, करे नहीं करे, सारी चीज। तो परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश, खाली जगह लिखिएगा, डैश द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, नाम है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपकी स्मृति में होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लिखिएगा, टॉलमैन, नाम है टॉलमैन। ऑप्शन बी बंडूरा, बंडूरा। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी कोहलर। ये 4 नाम दिए, टॉलमैन ने दिया था, बंडूरा ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा का नाम सुना होगा, गुड़ियों पर जो अध्ययन किया था, है ना। इसके बाद थॉर्नडाइक के बारे में सुना होगा, बताए थे हम, 1898 में रिसर्च पेपर था उनका, वो सब बताए थे उनके बारे में। कोहलर, कोहलर ने किस पे अध्ययन किया था बताए थे। अभी भी सवाल लिखा है चिंपैंजी पर, और क्या उन्होंने डिस्कस किया, क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, बंडूरा, बंडूरा का ये है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में खाली स्थान। अधिगम में, अधिगम सीखना होता है ना, लर्निंग। अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। अभी जस्ट बोले हैं, ध्यान में आएगा, एकदम आसान है ये वाला सवाल, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए था। अधिगम क्या हुआ, सीखना। सीखने में जो सिद्धांत दिया, ठीक है, प्रभाव का नियम किसने दिया था, हम बताए ना, अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव, किसने बात की थी, 3 नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था कि जब बच्चा सबसे पहले क्या करें, जानेगा तो प्रयास से। आपको कोई चीज़ आता है, जैसे क्लास में कोई टीचर को सवाल किया, आपका जवाब आ रहा है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा हम हाथ उठा दें ऐसे कि हमको मालूम जवाब देंगे। अगर वो आपको पता है तो कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों होगा, आपको जो पता है, आपको लगता है मेरा जवाब सही है, तो आपको लगता है इसको हमको पहले बोलना चाहिए, आप कोशिश कीजिएगा। अगर वहीं पे आपको जवाब नहीं आएगा तो सोचा कहीं टीचर हमसे ना पूछ ले। अब जब टीचर आपकी तरफ घूमेगा तब कहीं और घूम जाएगा, ताकि हमको देख न ले, टकरा नहीं जाए नज़र। अगर नज़र टकरा जाएगी, आई कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो बोले चलो तो तुम बताओ। बच्चा सोचेगा अरे टीचर जो सवाल पूछा है इसका जवाब नहीं आ रहा, जहाँ देगा सर इधर घूमे तो बच्चा नीचे पेंसिल उठाने में झुक जाएगा, कॉपी गिरा देगा, उठाने लगेगा ताकि सर के सवाल को उठा दें। नहीं होता है, कतराता है, बचता है वो, क्योंकि उसको नहीं पता है। और जब आता है काम तो बोलना चाहता है, वो चीज़ आगे बढ़ना चाहता है। ये नियम दिया था जो पूछ रहे प्रभाव के नियम, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। उसके जो नियम का सिद्धांत जो है उसमें ये बात उन्होंने की थी, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सब उन्होंने दिया था। तत्परता का नियम भी उन्हीं का है। तत्पर कब हो जाता है बच्चा, उसको पता है तो तत्पर होता है, जल्दी से बता देता है, ठीक है। प्रभाव अच्छा हुआ। पावलोव ने जैसे बताया, इसमें ऑप्शन देंगे अगर हम, पावलोव का ऑप्शन अलग है, कुत्ते पर रिसर्च किया था उसमें, शास्त्रीय अनुबंधन उसका नियम था, जिसे बताता है कि एक चीज़ को दूसरे से जोड़ दिया था उसने, कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो कुत्ता दौड़ के भागता था, लेट चुहाता था, याद है। स्किनर का पढ़ेंगे तो चूहे के ऊपर था, कबूतर के ऊपर था, वहाँ पे क्या था कि धोखे से वो चीज़ हो गया और उसको दाना का पता चला। अगला सवाल लिखिएगा, अवधान के आंतरिक, अवधान
अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ, अवधान शब्द बोल रहे हैं, अवधान के आंतरिक एवं व्यक्ति मतलब पर्सनली, हर इंसान का सोच अलग होता है, उसके हिसाब से व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ठीक है, ये सवाल हुआ। ऑप्शन लिखिएगा ए रुचि, ऑप्शन ए में रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ऑप्शन ए है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। मतलब आपको रुचि होगा तो आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िएगा, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, अभिवृत्ति होगी। ये ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है उद्दीपक, ऑप्शन बी में लिखिएगा उद्दीपक, कॉमा वस्तु और परविधि। परविधि होता है कोई काम को जो करने की विधि है ना, उस विधि को लागू कर देना। आपको मालूम पेन से लिखा जाता है, ये सब जानता है। पेन से लिख दीजिए, लिख दिया तो विधि को अपना लिया। ठीक है, तो वो चीज़ बोलेंगे परविधि। ठीक है, उद्दीपक, वस्तु, परविधि। ऑप्शन सी प्रकाश, ध्वनि, गंध। प्रकाश, ध्वनि, गंध लिखिए। ऑप्शन डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ये 4 ऑप्शन दिए। चारों में 3 चीज़ है। पहले बोल रहा है कि रुचि रहेगी तो बच्चा लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा तो उस काम को अच्छे से जानेगा। एक ये बोला जा रहा है। दूसरे में बोला आपको उद्दीपक, वस्तु, परविधि। ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सटीक क्या लग रहा है? प्रकाश, ध्वनि, गंध का कोई लेना देना नहीं, पुरस्कार, दंड दोनों एक साथ आएगा नहीं। तो क्या लगता है मिला जुला करके जो इसका ऑप्शन है आपको ये वाला कि निर्धारक क्या होगा? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पहले बच्चे में रुचि आई तो बच्चा उसको करना चाहा, इसलिए सारा सिस्टम एक की तरफ ले जा रहा है ऑप्शन। क्वेश्चन 18 लिखिएगा, 18वां क्वेश्चन। वो भी पीछे है। 18वां क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। और ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। क्या लगता है? पहला बोला केवल शैशवावस्था, मतलब शैशवावस्था कौन है? जब बच्चा पैदा हो चुका है, दुनिया में आ चुका है, तब से लेकर के 6 साल, अभी लिखा है 2 साल पहले 6 साल तक होता है। 5 साल भी लिखा जाता है, 5 साल भी लिखा जाता है, 6 साल भी लिखा जाता है। और अलग मनोवैज्ञानिक की बात करें तो त्याजे उसको बोलते हैं कि 2 साल 3 साल अलग में है। ठीक है, एजुकेशन का देखें तो 2 फेज में वो 0 से 1.5 साल, 1.5 साल से 3 साल बट वो थोड़ा डिफरेंस सब में रहेगा, आगे उसको लेकर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोटा मोटी 5 साल 6 साल तक का जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, तो वो उसका अध्ययन करना होगा। ठीक है ना। दूसरा बाल मनोविज्ञान की बात करें, सवाल क्या है? बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चे की जो साइकोलॉजी डिपेंड करेगी, तो बच्चे की जो साइकोलॉजी डिपेंड करती है वहाँ से जोड़ के देखेंगे एक चीज़ वहाँ। तो दूसरा क्या है? केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था में बच्चा माँ बहुत अच्छा से खान पान की सब कुछ की तो उससे बच्चा अच्छा हो गया, बाकी छोड़ देगा कि जाओ जैसे रहना रहो, तो फिर बर्बाद हो जाएगा। सोसाइटी में, समुदाय में आएगा, समाज में आएगा, सब में आएगा, परिवार में आएगा, और वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हो नहीं रहा तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तो वो भी ज़रूरी है, पहले वाला भी ज़रूरी था।
केवल बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था तो गड़बड़ा ही जाएगा, पहले शिशुअवस्था होती है, बाद में बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था तो तब है ना जब बच्चा स्कूल में चला गया, स्कूल में जाने के बाद परिवार, समुदाय, समाज सबसे मिलने के बाद गया है। उसके पहले नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे सीधे, वो तो होगा ही नहीं, ये तो सी कभी नहीं होगा। डी में बोल रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। क्लियर है, गर्भावस्था भी बोल रहे हैं और किशोरावस्था तक बोल रहे हैं। तो किशोरावस्था क्या है आपका 12 से 18 साल। अगर बच्चे को गर्भावस्था जब पैदा हुआ तब से पैदा होने के काल में भी माँ ने अपना ध्यान रखा, बच्चे के हिसाब से हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, बच्चा सेहतमंद होगा। एक जब बच्चा आया तो कहा जाता है जब बच्चा सेहतमंद हो जाएगा, चूंकि माँ ने केयरिंग किया, उसके बाद क्या होगा, एक बहुत पुराना प्रभाव सुना होगा कि साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छे मस्तिष्क का वास होता है। जब बच्चा सेहत से अच्छा रहेगा तो कोई चीज़ को एडेप्टेशन जल्दी करेगा, वो नहीं करेगा, ज़्यादा आसानी से करेगा। तो इसका मतलब बच्चा बहुत आगे तेजी में डेवलप भी करेगा। और तब डेवलप किया तो उसमें शिशुअवस्था आया, माँ ने केयर किया, बाल्यावस्था आया, स्कूल में केयर किया गया, गार्जियन ने केयर किया, बच्चों ने केयर किया, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने केयर किया, सोसाइटी के लोगों ने केयर किया, सब कुछ मिला उसको। फिर चला गया किशोरावस्था में, तो अचानक कैसे गड़बड़ा जाएगा। अभी तक सब कुछ सही था, अब सब कुछ सही किया गया, अब बच्चा चाह रहा है आगे बढ़ना, अब वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा, वो विकास तेजी में होगा। क्योंकि बाल्यावस्था भी सही था, उसके पहले की अवस्था भी सही थी, गर्भावस्था भी सही था, तो किशोरावस्था में बच्चा बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चा एक अच्छे रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। जब बच्चे को देखेंगे, विशेषताओं को जोड़ा गया है। किशोरावस्था में बच्चों को देख रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कौन देखेगा, पेरेंट्स क्या कर रहा नहीं कर रहा, हर एक चीज को देखा जाएगा, तो बच्चा गड़बड़ाने का सवाल ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वो अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े, वो अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने का कारण होती है, कहलाती है। 21वें जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। ये साइंटिफिक सवाल है, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे, इसके बाद पहले लिख लीजिए डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन लिख लिया, टर्नर सिंड्रोम। और ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। ऑप्शन ए क्या बोले हैं, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। अब समझिएगा, इसमें कोई जो बच्चा पैदा होता है, गुणसूत्र उसका जो जोड़े में आता है वो कितना होता है, ये सवाल सीधे सीधे पूछता है। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है किसी बच्चे के पैदा होने के पीछे, 23 पेयर ऑफ, ठीक है, पाया जाता है। तो ये 23 जोड़ा जो होता है उसमें 22 जोड़ा एक समान होता है, 22 जोड़ा एक समान होता है, और एक जोड़ा जो होता है 23वां वो अलग होता है, 23वां जोड़ा वो अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज डैट मालूम है कि कोई भी जो मदर होती है उसके पास XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या होता है थोड़ा सा उसको देख लेंगे। मदर के पास यहाँ पे बना रहे मोटा मोटी, एक मदर है एक फादर है, ठीक है, दोनों से मिला के 23 पेयर पूरा होगा, 23 जोड़ा पूरा होगा। टोटल कितना होगा 46, 23 जोड़ा हुआ ना, तो 46 गुणसूत्र हो गए। 46 क्या हो गए, गुणसूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो नया बेबी जो भी आएगा वो इन पर डिपेंड करेगा। तो ये 23 पेयर का मतलब 40 गुणसूत्र हो गया। मदर जो होती है और फादर जो होता है, दोनों, मदर के पास क्या क्या गुणसूत्र है, XX, और फादर के पास XY, दोनों। तो एक ही रिलीज होगा, XY दोनों नहीं रिलीज होगा, जब भी होगा तो या तो X या तो Y। अब सपोज दैट ये तो हर हाल में जब भी होगा X से दे सकती है फीमेल, इससे X आ गया,
और इससे भी x आ गया। किसमें? 22 जोड़ों की बात कर रहे हैं। 22 जोड़े जो तैयार होंगे, ये x और ये x, तो 22 जोड़ा क्या बनेगा? xx बन गया। 22 जोड़ा क्या बना? xx। ये क्या हो गया? 22 जोड़ा। टोटल कितना हो गया? कुल 44 हो गया, 44। 22 जोड़ा 44 हुआ ना, गुणसूत्र 44 गुणसूत्र हो गया। अब अगला जोड़ा जो होगा तो यहाँ क्या होगा? ये ठीक विपरीत गुणसूत्र अब छोड़ेगा। अभी तक x दिया था, अब ये y दे देगा। क्या देगा ये? y, फादर वाला y मिलेगा। और ये तो x से था, x से मिलेगा, तो ये क्या होगा? ये जोड़ा होगा xy। जो बच्चा आएगा ये लेडी नहीं होगा, ये जेंट्स होगा, ये लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा, क्योंकि ये xy है। इसीलिए एक चीज़ कही जाती है कि जिम्मेदार कौन? वैसे जिम्मेदार भगवान है, जिसको जो चाहता है वो देता है। इसमें कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत सारे बार घटनाओं को सुनने को मिला होगा। सब में जब भी कुछ होता था इसका कि लड़की क्यों पैदा हुई, उसको लेकर के बहुत तरह का जो घटना सुनने को मिला पेपर्स में, न्यूज़ में, वो सभी क्या प्रताड़ित उसको क्या गया? बहुओं को या औरतों को। अगर जिम्मेदार तो खैर कोई हुआ ही नहीं, फिर भी जिम्मेदार माना जाए तो साइंटिफिकली कौन होता? फादर। ये वाई अगर यहाँ से आया तब ना लड़का हुआ। लेकिन अगर मान के चले उल्टा होता है, यहाँ पे सपोज हर बार ये वाई दे रहा था और हर बार यहाँ से एक्स था, तो ये 22 जोड़ा जो तैयार हुआ 44 गुणसूत्र जो हो गया वो क्या था? XY गुणसूत्र, XY गुणसूत्र हो गया। अब अगली बार जो 23वां होगा ये 22 जोड़े में होगा। 23वां जो होगा वो क्या होगा? ये उल्टा होगा। अब ये x हो गया, और ये तो x था, ये x है, तो ये जो दो गुणसूत्र मिलने वाला है वो क्या होगा? XX। तो ये कौन हो जाएगी? लड़की। एक तीसरी अवस्था आती है जहाँ पर जिसको हम किन्नर बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, कभी और टॉपिक जब करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे यहाँ पे। इसलिए इसका आंसर जो होगा, जिससे बोल रहा है क्या? 22 जोड़े का 23वां की बात करें। सवाल में आपको 22 बोले हैं, देखिए सवाल 22 बोले भी नहीं है, ये बोल रहे हैं 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग ना हो पाना। जब किसी को 46 से ज्यादा हो जाएगा ना, होता नहीं है 46 ही होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो। फर्क यहाँ पे लड़की लड़का में 23वां वाला क्या है? यहाँ पर ये XX है। अगर ये XX है 23वां तो ये लड़की होगी, और 23वां यहाँ XY है तो लड़का हो, ये ना है। लेकिन अगर इसमें से 21वां अलग नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया, तो 22 से जुड़ करके क्या हो? एक एक्स्ट्रा आ जाता है वो, तो ये 46 जो बन रहा है वो 47 हो जाएगा। 47वां जो मामला होगा वो गड़बड़ है। 47वां जो मामला है वो किन्नर के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जानवर में सुनिएगा, गधा के बारे में सुना होगा। फिर खच्चर क्या होता है? गधा में जो खच्चर है, असल में खच्चर को अलग जानवर नहीं है, वो वही है जैसे इंसान में किन्नर है, ठीक है। क्लियर है? तो चलो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो बोली है अभी सही बोली है, डाउन सिंड्रोम होगा। आगे बढ़े। 19वां क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, कि वो अवस्था जिसमें माता का जो 21वां गुणसूत्र है वो जोड़े के अलग नहीं हो पाएगा, जोड़े से अलग नहीं हो पाएगा। तो उस हालत में क्या होगा? नहीं हो पाने के कारण जो होता है वो, उसका कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम होता है, ये उसकी अवस्था है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बाह्य कारकों मतलब बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जब हम कोहल वर्ग पढ़ाएंगे तब देखिएगा कोहल वर्ग ने क्या किया था, 3 अवस्था में बांटा था नैतिकता को। उसमें क्या था, वो उनके हिसाब से 4 साल तक का बच्चा नैतिकता को नहीं जानता है। अगर मान के चलो नैतिकता की बात करें तो बच्चे को नहीं पता है नैतिकता, कुछ भी नहीं पता। वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का बच्चा नहीं जानता। हाँ, 4 से 10 तक है, फिर 10 से 13 तक है, और 13 से ऊपर है। 3 अवस्था बांटी गई है। 4 साल तक का बच्चा सिर्फ अपना सोचता है, जो होगा मेरे लिए होगा। नैतिकता फैतिकता से तुमको बुरा बोलना है बुरा बोलो,
तो वो कहना है कि उनको मारा है, मेरा सामान छीन लिया, बोलते रहो, वो छीन के चल लेगा। अगर शक्ति उसके पास है, ताकत उसके पास है, शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग है, तो दूसरे किसी बच्चे का खिलौना छीन लेगा। भाई भाई हो, भाई बहन हो, दूसरे का भाई हो, अचेरा मचेरा चचेरा जो भी हो, वो छीन लेगा, मार भी बैठेगा। अगर वो शिकायत भी करेगा मेरा खिलौना छीन लिया, दूसरा बच्चा करता है ना, अगर एक बच्चा छीन लिया, दूसरा बच्चा शिकायत करता है कि ये जो है मेरा खिलौना छीन लिया, डर जाता है, वो नहीं डरेगा, बोलेगा हाँ छीन लिया। एकदम बराबर से, जिसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं गाँव देहात की भाषा में बलजोरी करना, तो एकदम उल्टा रिएक्ट करेगा, हाँ छीन लिया, मतलब छीन लिया तो छीन लिया, क्या गलत किया है। तो उसको नैतिकता नहीं पता है। वही बच्चा 4 के बाद वाली अवस्था में आता है तो उसको लगता है कहीं शिकायत कर देगा तो कुछ ऐसा हो, बोले अभी तुम्हारे दादा को बोल देंगे, नाना को बोल देंगे, भैया को बोल देंगे, मम्मी को बोल देंगे, तो बच्चा डर जाता है थोड़ा सा। अब उसको होता है अगर बोल दिया गया तो डांट पड़ जाएगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, ये नैतिकता का डर आ गया, दंड, ये सारा चीज़ उसमें होता है। 13 साल 10 से 13 साल की बात करें तो उसमें अलग तरह की नैतिकता आ जाती है, और उसके बाद वाले में अलग होता है। लेकिन नैतिकता आती है 4 साल के बाद ही, उसके पहले नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था कहने का मतलब कि संस्कृति है, परंपरा है, परंपरागत है, ये है ना, ट्रेडिशनल है ये। तो पूर्व परंपरागत उसके पहले वाला हो गया, परंपरागत अवस्था से पहले वाला। दूसरा है पारंपरिक अवस्था, दूसरा है पारंपरिक अवस्था। अब तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये भी याद रखिएगा, अक्सर कोई भी नहीं जो रहेगा आंसर वो लगभग गलत हुआ करता है, कभी कभी सही हुआ करता है। तो पहले चांस में कोई भी नहीं पे नहीं भागिएगा, कोई भी एग्जाम रहे तो कोई भी नहीं पे नहीं जाना है। बीपीएससी में ऐसा होता है, कोई भी नहीं वाला ऑप्शन इसलिए टकरा जाता है कि उसमें 2 ऑप्शन है, कोई भी नहीं या एक से अधिक सही, इसलिए टकरा जाता है बहुत सारा आंसर। कि कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जिससे पहला वाला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन भी ठीक है, अब कहाँ जाए। तो दिखता है चौथा में लिखा कोई और ऑप्शन वो नहीं है, अब 5वां में लिख दिया एक से अधिक उत्तर सही या इनमें से कोई सही नहीं, तो आपका ऑप्शन कहाँ जाता है, ई में चला जाता है। बीपीएससी में ऐसा होता है अभी तक के एग्जाम से। इसमें क्या देगा नहीं देगा उसको बोला नहीं, वो तो 15 को जो विज्ञापन आएगा उसके बाद ही मालूम होगा क्या देगा क्या नहीं देगा, तो उसके बारे में चर्चा तभी करेंगे, अच्छा रहेगा, अभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है। कर्म सही है, निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है। ऑप्शन ए लिखिएगा अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु कॉमा, उसी में मतलब पहला ही ऑप्शन है अंडाणु शुक्राणु कॉमा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कॉमा युग्मनज, युग्मनज। ऑप्शन बी लिखिएगा, ऑप्शन बी लिखिएगा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कॉमा युग्मनज, युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु। तो लिख लो पहले फिर बाद में समझा देंगे। ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। ऑप्शन डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ये 4 ऑप्शन हुआ। बोल रहा है कर्म बताने के लिए। अंडाणु शुक्राणु समझ रही हो, जो मादा होती है वो अंडाणु है, जो बाप होता है पिता होता है वो शुक्राणु है। मतलब उसका वो इंटरनल पार्ट जो बच्चे के निर्माण में सहायक होता है, जो दोनों के इंटरकोर्स से आता है, उसको हम अंडाणु शुक्राणु बोलते हैं। तो वो पहले आएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट मतलब उसमें ब्लास्ट होता है, जब ब्लास्ट दोनों के मिलने से होगा तब जाके युग्मनज बनेगा, मतलब जोड़ा तैयार होगा। युग्मनज युगम से बना हुआ, युगम माने जोड़ा होता है, युगम, युगम माने पेयर, पेयर माने जोड़ा। तो कौन सा सही है इसमें,
तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही होगा, अंडाणु शुक्राणु फिर युग्मनज उसके बाद ब्लास्टोम होगा। मतलब ऐसा नहीं है पहला में क्या बोला गया कि ब्लास्ट हो गया उसके बाद युग्मनज, नहीं, युग्मनज जो होगा वो पहले है उसके बाद है वो, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का वर्गीकरण डैश द्वारा किया जाता है, डैश द्वारा खाली जगह द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए क्रेचनर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी शेल्डन, और ऑप्शन डी स्प्रेंजर, आधा सौ स्प्रेंजर। अंतर्मुखी बोला अंदरूनी जो चीज़ होता है, बहिर्मुखी जो बाहर से दिखने वाला चीज़ है, और उभयमुखी जो दोनों में शामिल है, इंटरनली भी और बाहरी भी, दोनों तरह के कारकों को जो नियंत्रित कर सकेगा, दोनों तरह के इसमें उसका असर पड़ेगा। तो युंग के अनुसार है ऐसा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, युंग द्वारा किया जाता है। क्लियर, मतलब कौन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, युंग के द्वारा, ठीक है ना। अगला सवाल, उदाहरण निरीक्षण, उदाहरण क्या हुआ, एग्जाम्पल, निरीक्षण क्या हुआ, कोई चीज़ को देख के सीखना, कुछ देख लिया कि मान लो गुंचा ये काम कैसे कर रही है और वो काम बहुत अच्छा हो गया। मान लीजिए सब्जी बना रही है, अब गौर से देखा और सब्जी खाने में टेस्टी लगा, तो आपको लगा यही सब्जी हम बनाते हैं टेस्टी नहीं है, यही सब्जी गुंचा बनाई टेस्टी है, तो वो कैसे देगा, देख के देखा। अब उसका देख लिया तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है। कोई और काम ऐसा है, मतलब कोई चीज़ देख के निरीक्षण हो गया, वो पढ़ने में भी हर जगह। विश्लेषण हो गया विशेषता, कोई चीज़ के बारे में जो क्वालिटी होती है, अच्छाई होती है, विशेषता होती है, वो बात विश्लेषण। वर्गीकरण, नियमीकरण, निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि, और ऑप्शन डी बहिर्दर्शन विधि। मतलब हम लोग अलग से जानते हैं, मेथड होता है। आगमन विधि क्या होता है, जिसमें कोई थ्योरी पढ़ाएंगे, कोई सिद्धांत बताएंगे और उसके बाद उस सिद्धांत को पढ़ा करके कोई एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, आगमन विधि। तो ये आगमन विधि का उदाहरण है, उदाहरण दिया, निरीक्षण किया, विश्लेषण किया, वर्गीकरण किया, ये सब कुछ किया ना, तो ये आगमन विधि का उदाहरण होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, मतलब अपना दिमाग बच्चा लगाता है, वैज्ञानिक विधि आई है, ठीक है। अगला लिखिएगा, फ्रायड के अनुसार इसमें क्या आंसर होगा, तो वैज्ञानिक विधि, आगमन विधि, वो ऑप्शन तो वैज्ञानिक विधि दिए नहीं आपको, इसमें हम बोले कि इसी को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, बच्चा अपना दिमाग लगाया, पूरी तरह से सोचा समझा, कोई एग्जाम्पल के बारे में पूरा व्याख्या किया, उसको परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, विश्लेषण पे ध्यान दिया, सब कुछ के बाद वो अपने एक बात को मान लिया कि हाँ ये ऐसा होता है। तो इतना कुछ जो वो अपने मन से किया है, तो वैज्ञानिक संकेत नहीं हुआ, वैज्ञानिक सिस्टम हुआ ना, ये अपना दिमाग लगा के सोचना है, कुछ करके देखना। 24वां क्वेश्चन होगा, फ्रायड के अनुसार
हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी प्राहम, ऑप्शन डी परिस्थितियां। पढ़ा होगा इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम जो बोला वो ईगो होता है, बच्चे के अंदर ईगो का नेचर आता है बहुत ज़्यादा। मेरा है, कुछ भी रहेगा वो छीन लेगा, ईगो वाला, छोटे बच्चों में देखा होगा। अहम क्या होता है? ये तो इड हो गया, ईगो हो गया। इड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? परम ईगो जिसको बोलते हैं, परम अहम। ठीक है। अब परिस्थितियाँ क्या हो गया? कोई स्थिति के मुताबिक कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं लेकिन कुछ वजह है तब चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा कोई खिलौना है लेकिन उस खिलौने को आप इसलिए देख रहे हैं कि वो खिलौना आपके लिए कोई काम की वजह से ज़रूरी है। अब बच्चा उसको लेगा कि उसका खिलौना आप काहे ले रहे हैं, दोनों में अंतर है। जैसे कल ही क्या हुआ, कूलर, मेरी सिस्टर है, उससे कूलर का साइड वाला जो बटन था वो टूट गया कुछ, तो एक खिलौना था उसका, खिलौनों को लगा दिया। वो ऐसे जो अप डाउन होता है वो रह गया, बचा हुआ फंस गया, तो रह गया वो खिलौना था, वहाँ फंस गया जैक में। तो अब बच्चा लोग काफ़ी खुश, कह रहा मेरा खिलौना पूरे कूलर को बचाया। ठीक है, अपनी सोच से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, समझ में आया? इसका जवाब क्या होगा? इदम होगा या अहम होगा या प्राम होगा या परिस्थिति होगा? तो इदम होगा। क्या होगा? सॉरी, इड होगा। आइड, इड जिसको बोलते हैं, हिंदी में इदम लिखा जाता है, अहम को ईगो लिखते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? इदम, यानी कि इदम नहीं होगा, सॉरी, इदम, ईगो, प्राम, ईगो। सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलेंगे, क्या हुआ? ऑप्शन नहीं लिखा है अभी। क्या क्या? मुझे नवजात शिशु दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर, है ना, या जो चाहूं मैं बना सकता हूं। ये किसने कहा? व्यवहारवादी। ऑप्शन है फ्रीमैन, ऑप्शन है ये फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटमैन, वाटसन, मतलब सॉरी वाटसन। क्या हुआ? फ्रीमैन ए, बी न्यूमैन, सी वाटसन, वाटसन, और डी हॉलजिंगर, हॉलजिंगर। चार ऑप्शन हुआ ना, फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन और हॉलजिंगर, चार है। तो आंसर क्या होगा? वाटसन ने कहा था, याद रखो ये, वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, नवजात बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, पता है, आप बताइए वो क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चोर बनाना है, वकील बनाना है, पुलिस बनाना है। उसी तरह से हम उसको बचपन से ट्रीट करेंगे, वो बच्चा वही बनेगा बड़ा होकर। इसीलिए व्यवहारवाद जो होता है सबसे ज़्यादा है। आप ऐसे भी देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा, हेरिडेटरी जो माँ बाप से आया गुण है उसका असर पड़ता है, और एक होता है सोसाइटी के अंदर जहाँ बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस पर्याय में रहता है, उसका असर। बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? जहाँ रहता है उससे, आस पड़ोस, माँ बाप, ये वो सब। अगर सब ने उसको सही दिशा दिया है तो बच्चा कभी भी भ्रष्ट नहीं होगा, सही रास्ते पे जाएगा, है ना बच्चा? सही बच्चा सही रास्ते पे जाएगा अगर उसको सही डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा आज के डेट में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, जहाँ पर पुरानी परंपराओं को, बहुत चीज़ों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, उसमें पुरानी परंपरा में बहुत ऐसी चीज़ थी जिसको हम आज की परंपरा में नहीं मानते हैं। पहले तो मारना, पीटना, ये सब, डराना, धमकाना, वो सब हटा दिया गया आज के डेट में। आज के डेट में क्या है, बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, उसका माइंड, उसकी रुचि, उसका लक्ष्य सब वहीं से निर्धारित होगा। अगला लिखेंगे हम, ध्यान आकर्षित होने में, क्वेश्चन 26, ध्यान आकर्षित होने में, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है, डैश की प्रमुख भूमिका होती है।
ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की तीव्रता। ऑप्शन बी उद्दीपन की उपयोगिता। ऑप्शन सी उद्दीपन की विश्वसनीयता और ऑप्शन डी उद्दीपन की सक्रियता। पहले एग्जाम्पल में उद्दीपक कौन था? खाना था। तो कुत्ता को जब घंटी बजा दी गई, उसके लिए दोनों उद्दीपक था। उसको लगा घंटी बजी, ये एक पहचान था कि मेरा खाना आ गया है। झट से भागा कुत्ता, पालव का कुत्ता, और गया तो खाना मिला, खा लिया। उसकी सोच में बैठ गया कि पहले घंटी बजती है फिर खाना मिलता है, घंटी बजती ही भागने लगा हूँ। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता है कि उसमें उद्दीपक दोनों था, भोजन भी था और घंटी भी थी। ठीक है ना? इसी तरह यहाँ पूछ रहा है उद्दीपक की तीव्रता होगी या उसकी उपयोगिता होगी। पहला ऑप्शन होगा तीव्रता। पहले उद्दीपक की तरफ बढ़ेंगे तभी ना तीव्रता आएगी या कुछ भी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन होगा ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डैश यानी खाली स्थान, छात्र में रुचि डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। खाली स्थान बोले हैं और आगे बोल रहे हैं छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए शिक्षण टीचिंग। ऑप्शन बी सहानुभूति सिंपैथी जो होता है ना, किसी बच्चे से सिंपैथी होता है तो बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चा रो रहा है, आप जाके उसको गोद में ले लेते हैं, बच्चा चुप हो जाता है ना, क्या है, उसको लगता है कि हम रोए तो कोई हमको आके ले लिया। सिंपैथी से बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ वो नहीं बोल रहा है कि बच्चा रो रहा है तो मैं जाके उसको गोद में ले ली, बच्चा चुप हो गया, तो यहाँ सिंपैथी हो जाता है, बच्चा चुप हो गया। सवाल क्या बोल रहे हैं? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो सिंपैथी भी होता है। टीचर उसको कहे चलो तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हो रहा तुम? अब मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है जहाँ सर बनता ही नहीं है, टीचर कह रहा है हम है ना, बनाओ ना तुम, हम हैं, तो बच्चा थोड़ा हिम्मत करता है। सिंपैथी भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं हो, ज़रूरी है। शिक्षण पढ़ाना ही पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। सी समदृष्टि, जो चीज़ बच्चा सोच रहा है वो आप भी सोचिए। अब बच्चा सोच रहा है हमसे होने वाला है ये नहीं, तो आप भी सोचिए इससे होने वाला है ये नहीं, तो बोलिए बच्चा पढ़ो, कभी नहीं। आपको सोचना है कि बच्चा को कोई दिक्कत हो रही है, वो सोच रहा है नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए कि बच्चा सोच क्या रहा है, तो आप ये जानिएगा कि बच्चे से नहीं होने वाला है, तो हम क्या करें कि बच्चे से हो जाएगा। अगर हम वाइगोस्की का उदाहरण लेंगे तो वाइगोस्की क्या बोला? ZPD वाली बात किया है। बच्चा वो काम कर सकता था मगर प्रॉक्सिमल नहीं था, तो दूसरा जो था MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वो उसको हिंट्स किया, फिर बच्चे को लगा अच्छा ये तो हो जाएगा, तो फिर वो आगे बढ़ा, वो काम हो गया। उसी चीज़ को यहाँ पर इस तरह बोला जा रहा है। तो ये समदृष्टि, और डी जो हो गया वो क्या है? प्रेरणा। 4 ऑप्शन हो गया, डी हो गया प्रेरणा। तो क्या बोले? शिक्षण होगी, छात्र में उत्पन्न करने की कला है, मतलब शिक्षण से कोई जो कला है बच्चे में उत्पन्न हो जाएगी, या सहानुभूति से होगी, या प्रेरणा से होगी, या समदृष्टि से होगी। किससे होगी? प्रेरणा से होगी। बच्चा जब स्टार्टिंग में नहीं जानता रहता है ना, आगे प्रॉब्लम होगा बच्चा जानेगा, लेकिन होगा क्या? उसको प्रेरणा होता है। कुछ बच्चा होता है हम ये बनेंगे, बचपन से नहीं जान रहा है कि क्या होता है, मगर उसको बनना है भाई, उसको कोई ऐसा रोल पसंद आ गया, अब वही बनना चाहता है, तो ये प्रेरणा मिली उसको। अब उस प्रेरणा स्रोत बनने के लिए सोचता है हम क्या करें, तो उसमें आप सिंपैथी उसको मदद कीजिए कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। आप नॉलेज दीजिए, इसको ये जानना पड़ेगा, तुम ये भी जानो, इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, तुम ये भी पढ़ो, तो आप हिंट्स कीजिए। टीचिंग भी आ जाएगी, शिक्षण, सिंपैथी, सहानुभूति भी आ जाए। नहीं हो रहा तो टीचर ला के दे दीजिए, नहीं हो रहा तो आप मिल के कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप उसको कोई प्रैक्टिकल करवा दीजिए। वो भी नहीं हो रहा है, गेम खिलाया जा रहा है स्कूल में, लेकिन आपको लग रहा है नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा कमज़ोर है, तो आप उसको एक्स्ट्रा कुछ टॉनिक ला के दीजिए, कुछ दवा ला के दीजिए, कुछ अलग से कुछ टीचर रख दीजिए, कोई अलग से कोई इसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा दीजिए, है कि नहीं, ताकि बच्चों को लगे ये चीज़ हमको आने लगा। जब उसको लगेगा वो क्लास की तुलना में ज़्यादा जान गया तो आगे बढ़ेगा। समदृष्टि, बच्चे के तरह रह के सोचना पड़ेगा, वो है, तो प्रेरणा इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अगला है कि फ्रायड के अनुसार ऑप्शन है
ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्यों, ग्रहण किए गए, ए में लिख रहे हैं, ग्रहण किए गए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने मतलब अपनाने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी, विस्मरण ऑब्सेशन होता है और विस्मरण की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। फ्रायड के अनुसार पूछा जा रहा है। फ्रायड के अनुसार होगा कि विस्मरण होता है अलग करना, तो अलग कब करेंगे? जो चीज़ उसको दुखदाई दे रहा है उसको अलग करेंगे, जो सुख दे रहा है उसको अलग थोड़े करेंगे, तो रहेगा उसके साथ। तो इसीलिए कहा जा रहा है विस्मरण यानी कि ऑवल्यूशन जो होता है उसमें वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग करता है। मतलब जो आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो आपके मन में आके बैठ गया कि दुख ऐसा हो गया मेरे साथ, तो उसको बच्चे से निकालिए। जब तक बच्चा उस दुख की घड़ी से बाहर नहीं आएगा, उस बोझे से बाहर नहीं आएगा, उसका कोई नया काम करने मन ही नहीं लगेगा। जैसे देखा होगा कई बार, इससे हट के उदाहरण दे रहे हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अब वो ना रो रही है, ना हंस रही है, ना बोल रही है। डॉक्टर्स बोलता है उसको रोना ज़रूरी है वहाँ पर, नहीं तो वो एक सदमे में जाके रुक जाएगी। आगे के लिए एक तरह से माइंड का कोमा स्टेज है वो। आपको लग रहा है वो ठीक है, लेकिन वो कोमा जैसा स्टेज है, वो सोच कुछ नहीं पा रही है। अगर सोचेगी कुछ ऐसा हुआ है तो रोने वाली बात है, रोएगी वो, नहीं क्या रो रही है, उसको रोना चाहिए वहाँ पे। अभी नहीं कि रोने में सारा कान फोड़ ले पूरा, वो नहीं, लेकिन दुख का एहसास उसको होना चाहिए। मतलब उसका कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर रुक गया है, वो समय रुक गया है उसके लिए, तो नहीं उसको बाहर निकालिए, वरना वो क्या हो जाएगी, वो कहीं के सदमे से बाहर नहीं आएगी और ये कंटिन्यूस बना रह जाएगा। तो उसको हर हालत में उसको रुलाया जाता है, उसको याद करा के देखो ऐसा हुआ है ना। तो बच्चे के अंदर कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो जगह बना लिया, तो उससे उसको अलग कराना होगा। कहेंगे अरे हो गया जाओ, अब नहीं होगा, अब ये करो ना, हम हैं तुम्हारे साथ, ये करो वो करो, बहुत ऑप्शन से उसको उससे अलग करेंगे। तो ये बात फ्रायड कहते हैं, उसके हिसाब से सी ऑप्शन। 29 क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR ऑप्शन है, ऑप्शन बी कोफर। ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नाम वाम जानेंगे थोड़ा मोड़ा। ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी को अलग से हम लोग पढ़ेंगे पूरा। गेस्टाल्टवादी सोच क्या है, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा, आंसर हो जाएगा वाटसन। और लास्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ शून्य हो जाते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी और ऑप्शन डी अनुपात मापनी। मतलब इसको अनुपात में मापा जाएगा, अंतराल में मापा जाएगा, एक क्रम में मापा जाएगा, एक के बाद दूसरा एक ऑर्डर होगा, या नामित मापनी होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, किसी एक नाम से जोड़ देंगे या एक क्रम में कि पहले ये फिर वो, एक ऑर्डर में क्रम में वो काम होगा। और तीसरा अंतराल, एक अंतराल के बाद दूसरा माप होगा वो, या चौथा क्या बोले, अंतराल मापनी है, उसका चौथा क्या है?